साथियों वेलकम बैक। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए क्वेश्चन आवर एट 9 PM लेकर के। और ये 15वां सेट है जिसमें साइंस के 10 महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालेंगे। 10 सवाल, 10 कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। जो आने वाला एग्जाम है बिहार इंटर स्तरीय हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वो आने वाला सचिवालय हो, चाहे टीचर्स के एग्जाम्स हो, उसमें साइंस के सवालों को हल करने में यहां से काफी मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं 15वां सेट क्वेश्चन आवर का। और ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को हल कीजिए अच्छे से ताकि एग्जाम में सवाल आसानी से बना सकिए। तो चलिए आज के सवाल पर नजर डालते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है जो दिख रहा है, पर ध्यान दीजिए क्या कहता है सवाल। कहता है इनमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बहुत सवाल पूछता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहां जल दिया है H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड है HI। किसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड या सभी में होता है, ये कह रहा है। तो याद रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करते रहिए कमेंट बॉक्स में। आंसर जा रहा है सभी में होता है, ध्यान देना है, सभी में होता है। पहला बात तो कॉन्सेप्ट समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसको हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आएगी तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बंधन होता है केमिस्ट्री में किसी तत्वों के बीच लगने वाला एक बल। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, अगर इन दोनों का आपस में एक बॉन्डिंग हो जाए तो ऐसे बंधन को हम मानेंगे कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान देना है कि यहां पर जो बंधन बनता है वो एक खास सिस्टम में बनता है और वो सिस्टम होता है जिसका नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड? तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको ध्रुवीय सह संयोजन बंधन कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो बंधन बनेगा ये चार्ज के कारण बनेगा, आवेश के कारण। और ये तीनों कैरेक्टर अगर है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड मान लेंगे। यहां पर हमने लिखा है जल, तो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में है, हाइड्रोजन आयोडाइड में, तीनों में है। अगर जल को देखें तो जल को अगर लिखेंगे तो OH ऐसे लिखते हैं, ये इसका अणु है एक। इसी के बगल में एक दूसरा अणु लिखें तो ये H ऐसे। अब यहां सह संयोजन बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, जिसके कारण यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरफ हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचता है, और जब खींचता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज। इसका भी खींचेगा, इसका भी खींचेगा, इसलिए इस पर -2 और इस पर +1। और 2 जो होता है ये डेल्टा के फॉर्म में, तो यहां प्लस डेल्टा, यहां -2 डेल्टा, यहां प्लस डेल्टा, यहां -2 डेल्टा, ऐसे। अब यहां क्या है, माइनस और प्लस ये आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा आपस में। तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहां इसके बीच, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन क्लोराइड में देखें तो एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये इस पर माइनस चार्ज डेल्टा में, इस पर प्लस चार्ज डेल्टा में। और इसी के जैसा एक दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड हो तो इस पर भी माइनस डेल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा, और पॉजिटिव पर प्लस चार्ज होगा, तो माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा। अब यहां क्या है कि ये प्लस और ये माइनस, इधर प्लस माइनस है, अगर ये दोनों आपस में आमने सामने ना होकर के इधर हो जाए, जैसे H प्लस और ये Cl माइनस डेल्टा, इधर फिर लिखें H प्लस और Cl माइनस डेल्टा, तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर हाइड्रोजन, तो ये दोनों के बीच जो बंधन है, यहां पर हमने कहा था हाइड्रोजन होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए डेल्टा के कारण, और चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको क्या मानेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड मानेंगे। यहां H2O में भी बन रहा है, यहां हाइड्रोजन क्लोराइड में भी बन रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी बिल्कुल हाइड्रोजन क्लोराइड जैसा होता है। इसको भी देखेंगे तो HI है ऐसे, तो HI पर यहां प्लस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा। इधर अगर एक और लिखें HI तो H पर क्या है, H पर क्या है, तो H पर ये आपका
प्लस डेल्टा है और इस पर माइनस डेल्टा है, तो ये माइनस प्लस आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। यहां माइनस प्लस बॉन्डिंग किया, यहां माइनस प्लस बॉन्डिंग किया, तो जहां भी चार्ज के कारण ऐसा बॉन्ड बनेगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इसलिए ध्यान रखना है कि तीनों में बनेगा, इसलिए आंसर डी होगा। आगे चलें, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है खाने वाले नमक का निर्माण किस बंधन से होता है। तो खाने वाला नमक जिसको क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कहा जाता है इसको। और टेबल सॉल्ट का सूत्र होता है क्या, तो होता है NaCl। अब इसमें कह रहा है कौन बंधन है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब इस रूप में ध्यान देंगे कि होता क्या है कि सोडियम अगर लें तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और क्लोरीन लें, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, और पूरा होने पर इस पर प्लस चार्ज आता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेता है, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है, और प्लस माइनस के मिलने से ये कंपाउंड बन जाता है क्या, NaCl। तो यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया, देने के कारण इस पर प्लस चार्ज और लेने के कारण इस पर माइनस चार्ज, और प्लस माइनस के बीच जो चार्ज का आकर्षण है वो अट्रैक्शन से आपस में जुड़ गया, और चार्जों के कारण अगर कोई बंधन बनता है तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो क्या है, आवेश के कारण बन रहा है, आवेश के अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बन रहा है। यहां क्या, यहां पार्टनरशिप होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उससे बनता है, तो सह संयोजन बंधन। यहां एक तरफा साझेदारी होता है, एक देता है और दूसरा नहीं देता है पार्टनरशिप में। अकेला पार्टनरशिप करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सह संयोजन बंधन, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड अभी हमने समझाया था आपको। इसलिए क्या है, नमक में क्या है, वैद्युत संयोजन बंधन है जो चार्ज के कारण बना हुआ है। तो ध्यान रखना है। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है तीसरा सवाल इंपॉर्टेंटली कि कार्टिलेज जो है जिसको उपास्थि कहते हैं किस प्रकार का उत्तक है। बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सवाल टिश्यू से, कार्टिलेज कौन प्रकार का होता है, एपिथेलियल है जिसको उपकला कहते हैं, कनेक्टिव है, संयोजी उत्तक है, मस्कुलर पेशी उत्तक है, नर्वस टिश्यू है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्टिलेज एक उत्तक है जिसका नाम क्या है, तो इसको कहते हैं स्केलेटल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या मतलब कनेक्टिव टिश्यू आ गया, मतलब संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक के रूप में आपका आंसर कौन है, बी। और कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में संयोजी उत्तक होता है, ये सभी चीजों को कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है। अब इसमें स्केलेटल कनेक्टिव में 2 है, एक है जिसका नाम है बोन और एक है जिसका नाम है कार्टिलेज, ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। तो ध्यान रखना है, यहां पर बोन में ऑस्टियोसाइट होता है, ऑस्टियोसाइट सेल होता है, जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट होता है। और कॉन्ड्रियोसाइट के आधार पर यहां ध्यान रखना है कि ये एक टिश्यू बनता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, इसमें नर्वस टिश्यू या ब्लड वेसल नहीं होते हैं। नाक का आगे वाला भाग हो, कान का पिन्ना हो, हमारे गर्दन का सी शेप्ड रिंग हो, या हड्डियों के किनारे पर मौजूद हो, वो सब क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे त्वचा का या हमारे शरीर के सतह का निर्माण करता है, सरफेस का। तो ध्यान रखना है। नर्वस टिश्यू से न्यूरॉन का संबंध है और इसके द्वारा हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि इसके द्वारा हमारे मांसपेशियों का निर्माण होता है, मसल्स का। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चारों उत्तक है हमारे बॉडी का। आगे चले तो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कहता है कि आवर्त सारणी के सबसे बड़े आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त और पीरियड और ग्रुप 2 चीज होता है। आवर्त जिसको अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं, और एक होता है वर्ग जिसको ग्रुप कहते हैं। तो ये वर्ग है, ये आवर्त है।
पीरियड की संख्या आवर्त सारणी में 7 है, जबकि ग्रुप की संख्या 9 भी है और 18 भी है। 9 है मेंडलीफ में और 18 है मोसले के आवर्त सारणी में। जब पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड दोनों में पीरियड साथ ही है। अब 7 में जो पीरियड है, पूछ रहा है सबसे ज्यादा तत्व किसमें है। टोटल जो एलिमेंट्स हैं उसको ध्यान दें तो टोटल एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को जगह दिया गया है पूरे आवर्त सारणी में। अब इसमें सबसे बड़ा जो है वो 2 आवर्त है, 6th और 7th, ये याद रखना है। 6th और 7th 2 पीरियड सबसे बड़ा है, इसमें भी 32 है और इसमें भी 32 तत्व है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों सबसे बड़े आवर्त के रूप में जाने जाते हैं, 6ठा और 7वां, जबकि सबसे छोटा जो आवर्त है वो फर्स्ट पीरियड है, सबसे छोटा। और फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे कम है फर्स्ट में और सबसे ज्यादा है 6ठा और 7वां में। तो आंसर जो जा रहा है आपका, वो आंसर जा रहा है किसमें, सी 32। और किसमें है तो 6ठा में है और 7वां में है। अगला सवाल 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझिए कॉन्सेप्ट से और पूरे क्वेश्चन को हल कीजिए। कह रहा है तत्वों का भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर परमाणु भार का आवर्त फलन होता है, किसका नियम है। एक लॉ जो कहता है कि केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। ये किसने कहा था और किसका नियम है। न्यूलैंड ने कहा, मोसले ने कहा, या डेवोर्नियर ने कहा, या किसी ने नहीं कहा। किसने कहा, तो परमाणु भार का आवर्त फलन पीरियोडिक फंक्शन का लॉ लाया था सबसे बड़े वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है मेंडलीफ। तो याद रखना ये मेंडलीफ का लॉ है, जबकि ये चारों में मेंडलीफ नहीं है, इसलिए आंसर जा रहा है किसका, डी का। अगर परमाणु भार के अलावा अगर परमाणु संख्या दिया रहता तब आंसर चला जाता मोसले के नाम, लेकिन मोसले नहीं है, यहां परमाणु भार है तो आंसर मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ ने, जो रूस के सबसे बड़े वैज्ञानिक आवर्त सारणी के क्षेत्र में, इन्होंने ही कहा था कि तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु भार के आधार पर सजा दिया जाए तो तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण बार बार रिपीट होता है और वो एक ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने एक लॉ दिया पीरियोडिक फंक्शन का, और वो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगा, ये कहना था मेंडलीफ का। कब दिया था, तो 1869 में दिया, और उसी समय पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हुआ। इसलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का निर्माण करता माना जाता है, तो ध्यान रखना है। जबकि न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, और ऑक्टेव रूल में कहा था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो होगा वो आपस में एक जैसा होगा। डेवोर्नियर ने त्रिक का नियम दिया, ट्राइड बनाया, और 3-3 के समूह में तत्वों को बांट दिया कि 3 का ग्रुप होगा और तीनों एक जैसे होंगे। जबकि हमने कहा मोसले ने क्या किया, तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को, फंक्शन को, गुणों को पहचाना कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो चारों वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर पीरियोडिक टेबल से संबंधित। तो याद रखें, 6ठा सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है इनमें कौन सा भोजन का घटक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती है, ऊर्जा नहीं देती है। तो ध्यान रखना है, भोजन का 4 घटक दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन। कौन ऐसा कंपोनेंट है जो नहीं देता है, तो याद रखना है विटामिन के बारे में। विटामिन न तो ऊर्जा देता है और न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, निर्माण में भाग भी नहीं लेता, यह ध्यान देना है, भाग भी नहीं लेता है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, न ऊर्जा में न बॉडी के निर्माण में। तो ध्यान देंगे, लेकिन इसका रहना जरूरी है, इसका रहना जरूरी है ताकि और सब चीजें अच्छे से चल सके। जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचय की क्रिया, वो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से हो सके, इसके लिए विटामिन का रहना जरूरी है। जबकि यहां पर 3 कंपोनेंट है, ये 3 कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीनों का तीनों क्या है, ये तीनों जो है ये तीनों माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो, बड़ा अणु है, जबकि विटामिन एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, याद रखना है। ध्यान है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, फैट्स ऊर्जा देता है, साथ में निर्माण का कार्य भी करता है, जबकि प्रोटीन का मेन काम है शरीर का निर्माण करना और इमरजेंसी में ऊर्जा भी प्रदान करना, ये दोनों काम करता है।
तो ये ध्यान रखें, जबकि ये सिर्फ ऊर्जा देता है, यहां पर ऊर्जा भी देता है, निर्माण में भी भाग लेता है, ये मुख्य रूप से निर्माण करता है और ये ऊर्जा भी देता है जरूरी पड़ने पर, जबकि ये ना तो ऊर्जा देता और ना ही निर्माण में भाग लेता। तो आंसर डी। आगे चलें, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एक एंजाइम के बारे में। क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस अंग से निकलता है और किस भोजन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, तो एंजाइम ध्यान देंगे, पढ़े होंगे, तो एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाना, भोजन का पाचन करना। इसके लिए हमारे शरीर में एंजाइम निकलता है, मुंह से, पेट से, छोटी आंत से, पैनक्रियाज से, ये हर जगह से एंजाइम निकलता रहता है और भोजन को पचाता है। तो यहां पर जो पूछ रहा है वो एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में पूछा है। और ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन पर ट्रिप्सिन काम करता है और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में, और यही काम के लिए प्रोटीन पाचन के लिए एमिनो एसिड को कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है। तो कहता स्टोमक में बनता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, नहीं, यहां प्रोटीन का पाचन हो रहा है। कहता स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन तो करता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनता है। पैनक्रियाज में बनता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये सही है, ट्रिप्सिन का निर्माण पैनक्रियाज करता है, अग्नाशय, और प्रोटीन का पाचन करता है। मुंह में नहीं बनता है और प्रोटीन भी नहीं पचता है। तो याद रखेंगे कि ये 3 जगह जो है ये अलग अलग एंजाइम बन रहा है। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, और वहां पर 2 एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन। स्टोमक में ये 2 एंजाइम है। जबकि पैनक्रियाज में आएंगे तो प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन है, इसके अलावा एक और एंजाइम है एमाइलेज, और एमाइलेज के अलावा लाइपेज, ये भी बनता है। जबकि माउथ में आएंगे तो एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम, और ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ये आपको याद रखना है, सब चर्चा होती है क्लास में तो सभी के बारे में जानना है। तो यहां जो पूछा है ट्रिप्सिन के बारे में, तो ये पैनक्रियाज में बनेगा और प्रोटीन का पाचन करेगा दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए। अब 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत का निर्माण किस कोशिका से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। तो यकृत या लीवर का निर्माण किस कोशिका से, ऑस्टियोसाइट से, नेफ्रॉन से, हिमैटोसाइट से या हिपैटोसाइट से। तो आंसर होगा इसका डी, हिपैटोसाइट। ये ध्यान रखना है, हिपैटो वर्ड जहां लगा रहे ये इसको समझना, ये लीवर है, ये लीवर है, ये ध्यान रखना है। इसी से वर्ड आता है हिपेटाइटिस, जिसको एक गंभीर बीमारी मानते हैं जॉन्डिस के रूप में। तो हिपैटिक वर्ड जहां भी आए लीवर से संबंधित है, और इसलिए ये सेल यहां जुड़ा हुआ है, इसलिए हिपैटिक कहते हैं। ऑस्टियोसाइट बोन का निर्माण करता है, हड्डियों का, अभी हमने चर्चा किया था। जबकि नेफ्रॉन से किडनी बनता है, ये किडनी से रिलेटेड है। जबकि हिमैटोसाइट सेल को कहते हैं जो सेल हमारे ब्लड में मिलता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हिमैटोसाइट कहते हैं, इसलिए ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। जबकि ऑस्टियोसाइट बोन का अध्ययन कहलाता है, जो ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है। नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी, और नेफ्रॉन से किडनी बनता है, जबकि लीवर के लिए हिपैटोसाइट। आगे चले, ध्यान दीजिए 9वां सवाल क्या कह रहा है। कहता है अग्नाशय द्वारा निकलने वाला द्रव क्या होता है। अग्नाशय, अभी हमने चर्चा किया था पैनक्रियाज की बात, जहां से ट्रिप्सिन एंजाइम निकला था प्रोटीन के पाचन के लिए, तो वही पैनक्रियाज है अग्नाशय। निकलने वाला द्रव क्या होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, कोई नहीं होता, या दोनों होता है। बहुत लोग जो पढ़े होंगे सबको पता होगा आंसर क्या होगा, दोनों होगा। ध्यान रखना है कि अग्नाशय एंजाइम ही बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। जो एंजाइम बनाता है अग्नाशय का, वो अग्नाशय का भाग एसिनी कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिनी। जबकि जो हार्मोन बनाता है उसको कहते हैं आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये याद रखना है, यहां पर ध्यान देंगे, ये आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उधर एसिनी। यहां पर हार्मोन की बात करें तो 3 हार्मोन बन रहा है। एक का नाम इंसुलिन, दूसरा का नाम ग्लूकागोन, तीसरा का नाम सोमैटोस्टैटिन। ये ध्यान रखना है।
और जबकि यहां पर देखें तो एसिनी भी तीन एंजाइम बना रहा है। एक अभी हमने कहा था ट्रिप्सिन बनाएगा, दूसरा बनाएगा एमाइलेज, एमाइलेज के अलावा तीसरा एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है लाइपेज। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर तीन एंजाइम भी बन रहा है, तीन हार्मोन भी बन रहा है, और इसी की वजह से दोनों काम करने की वजह से अग्नाशय को एक नाम दिया गया है। क्या? तो अग्नाशय को नाम दिया गया है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में ये हमारे शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी में दूसरी है, जबकि मिक्स्ड ग्लैंड में ये पहली है। मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना है, वजन इसका 60 से 90 ग्राम होता है, और ये हमारे छोटी आंत से कनेक्ट रहता है। किधर से? तो बाएं साइड से। तो याद रखना है, आज के साइंस के क्वेश्चन आवर का अंतिम सवाल 10वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिए। क्या कहता है? कहता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स, एक विकर्षण बल रिपल्सिव फोर्स, दोनों या कोई नहीं। तो ध्यान देना है कि आकर्षण बल क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो न्यूटन ने कहा था कि दो पिंड अगर ब्रह्मांड में कहीं भी रख दें, जिनमें मास हो, इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, और ये दोनों को कहीं भी रख दें, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लें, तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेगा? आकर्षित करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों, कहीं नहीं कहा कि रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, ऐसा कहीं नहीं चर्चा किया। कहा कि आकर्षित करेगा एक दूसरे को। इसलिए जब भी होगा ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, यहां विकर्षण बल ग्रेविटेशन में लगता ही नहीं है। ये ध्यान देना है। अब कितना बड़ा लगता है, तो इसके आधार पर न्यूटन ने निकाला कि एफ जी जो होता है, वो एफ जी का मान जो होता है जी गुना m1 m2 और बटा r स्क्वायर होता है। ये फोर्स को कैलकुलेट कर दिया। मतलब ये फोर्स जो होगा पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती, और पिंडों के बीच के डिस्टेंस के वर्ग का उल्टा समानुपाती होगा। और इसी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में सभी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके बारे में न्यूटन ने चर्चा किया। इसलिए गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया, जबकि ये जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस रूप में यह ध्यान रखना है, यह कहा जाता है, जिसका वैल्यू कैलकुलेट किया था कितना? तो 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और ये कांस्टेंट का वैल्यू निकाला था एक अलग व्यक्ति ने, जिसका नाम था केवेंडिस। तो याद रखना है, केवेंडिस ने निकाला, जबकि इस बल के बारे में चर्चा किया किसने? न्यूटन ने। और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है साथियों। जबकि दो बल और पढ़ना है, एक पढ़ना है हम लोग को विद्युत बल, एक पढ़ना है विद्युत बल, और एक पढ़ना है चुंबकीय बल। तो ये दो बल और पढ़ना होता है फिजिक्स में। यहां पर क्या है कि विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। समान चार्ज के बीच रिपल्सन और असमान चार्ज के बीच आकर्षण। चुंबकीय बल में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखेंगे, असमान ध्रुव रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और समान ध्रुव रख देंगे तो विकर्षण होगा। मतलब विद्युत बल चुंबकीय बल में आकर्षण और विकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल दे दिया है तो ऑलवेज क्या होगा? आकर्षण बल ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और यह बात न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। तो यही आज के क्वेश्चन पेपर की बात। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। कुछ सुधार की जरूरत होगी तो हम और सुधार करेंगे। हम आपके लिए एकदम डेप्थ के साथ सवाल को सॉल्यूशन कराने पर, ज्यादा एक्सप्लेन करने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि इसके द्वारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 10 सवाल आपके लिए बहुत वाइटल हो आपके सभी एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन आवर में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। छठ पर्व चल रहा है, सूर्य की उपासना कर रहे हैं पूरे भारतीय और पूरे बिहारवासी। पहाड़ का सबसे बड़ा महापर्व है, और उम्मीद करेंगे कि ये छठ पर्व में आप सभी लोगों की शुभकामना मिले, आपका सभी लक्ष्य पूरा हो जाए, और सूर्यदेव जो हैं सभी के रगों में एनर्जी को भरपूर भरें, ताकि सभी लोग ऊर्जावान रहें, सकारात्मक एनर्जी सभी के रगों में दौड़े और सकारात्मक कार्य करें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।